Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. Friends, बहुत ही प्यारा सेशन चल रहा है हमारा टीजीटी पीजीटी इंग्लिश वन लाइनर क्वेश्चंस एंड आंसर्स की सीरीज का पार्ट 16 डिस्कस करेंगे आज। इससे पहले हमने 15 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उन्हें वॉच नहीं किया है, प्लीज़ उन्हें पहले वॉच कर लीजिए। जो कि आज जो पार्ट 16 डिस्कस होने जा रहा है रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपको 6 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं। तो इस पर ही वीडियो बना है। पिछला पार्ट भी इसी से संबंधित था, पार्ट 15, और ये भी इसी से संबंधित है। और भी देखते हैं, अगर आवश्यकता होगी तो देखा जाएगा। तो आज का ये जो सेशन है बहुत ही रुचिकर है। मेहनत करते रहिए, आप निश्चित सफल होंगे। सॉरी, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच पोएम एंड्स आई सेल बट लव दी बेटर आफ्टर डेथ। जो लाइनें दी हैं आई सेल बट लव दी बेटर आफ्टर डेथ, ये किस पोएम से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स, ये हाउ डू आई लव दी इस पोएम से संबंधित हैं। कहा कि कौन सी कविता लिखा है कि मैं मृत्यु के बाद तुमसे बेहतर प्यार करूंगा से समाप्त होती है। ये लाइनें हाउ डू आई लव दी पोएम से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, विच पोइट इज कंसिडर्ड अ नेशनल हीरो इन ग्रीस। ऐसा कौन सा कवि है जो ग्रीस में राष्ट्रीय नायक माना जाता है? तो लॉर्ड बायरन को ग्रीस में नेशनल हीरो माना जाता है। सॉरी, विच काइंड ऑफ पोएम इज एडवर्ड लियर एसोसिएटेड विद। एडवर्ड लियर किस तरह की पोएम है आपको फाइंड आउट करना है। तो हमने ये ऑप्शन में दिया है, नेचर, इपिक, सोनेट। न तो नेचर है, न इपिक है, न सोनेट है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो ये नन ऑफ दी या नॉनसेंस, इसे कहेंगे नॉनसेंस पोएम है। ये सॉरी, नॉनसेंस बोलेंगे, सॉरी। फोर्थ नंबर है, इन कॉलरिस पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर वेयर वर द 3 गैलेंट्स गोइंग, सर्च दिस साइट। अब आपको देखना है, सॉरी देखिए इसमें ये लाइन है का कोई मतलब नहीं है, टाइप हो गई है वैसे भी। तो उसमें ए वेडिंग लिखा है, द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर वेयर वर द 3 गैलेंट्स गोइंग। तो कहाँ जा रहे थे ये सभी? ये वेडिंग में जा रहे थे, शादी में जा रहे थे। मतलब पूछा गया है कि कॉलेज जो कविता है द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर में 3 वीर कहाँ जा रहे थे गैलेंट्स। तो ये कहाँ जा रहे थे फ्रेंड्स? एक शादी में जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हैरोल्ड निकोलसन described which poet as very yellow and glum, perfect manners। पूछा गया है कि हैरोल्ड निकोलसन ने किस कवि को बहुत पीला और उदास परफेक्ट मैनर्स के रूप में वर्णित किया है। तो उन्होंने टीएस इलियट के लिए यूज किया है। व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट एमिली डिकिंसन। एमिली डिकिंसन के बारे में क्या अजीब बात थी? तो लिखा है, सी रेयरली लेफ्ट होम, मतलब वह बहुत मुश्किल से ही कभी कभार घर से बाहर निकलती थी। ये उनकी विशेषता थी, मतलब अजीब बात थी। रूपर्ट ब्रूक रोट हिज पोइट्री ड्यूरिंग विच कॉन्फ्लिक्ट। जो रूपर्ट ब्रूक थे उन्होंने किस संघर्ष के दौरान अपनी कविताएं लिखी थी? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने अपनी कविताओं का लेखन किया था। विच पोइट लॉरेट रोट अबाउट ए चर्च माउस। उस कवि का नाम पूछा गया है जिसने चर्च चूहे के बारे में लिखा है। तो ये कौन थे? बेट जेमैन। बेट जेमैन पोइट थे। 9 नंबर है, विच अमेरिकन राइटर पब्लिश्ड अ ब्रेव एंड स्टार्टलिंग ट्रुथ इन 1996। जो पब्लिशिंग उनका कब हुआ? 1996 में। किस नाम से? ए ब्रेव एंड स्टार्टलिंग ट्रुथ।
किस अमेरिकन राइटर ने पब्लिश किया था ये? तो है माया एंजेलो। माया एंजेलो। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु रोट अबाउट द आइडलिक आइल ऑफ इनिस्फरी? आइल ऑफ इनिस्फरी किसने लिखा है? तो W.B. ईट्स ने इसको लिखा है। रमणीय कहते हैं आइल ऑफ इनिस्फरी के बारे में किसने लिखा है? तो W.B. ईट्स ने लिखा है। 11th नंबर है, अ पैटर्न ऑफ असेंटेड एंड अनअसेंटेड सिलेबल इन लाइन्स ऑफ पोइट्री। देखिए असेंटेड और अनअसेंटेड जो पंक्तियों का उच्चारण है, तो ये किसमें माप पाया जाता है? तो इसको मीटर कहा जाता है फ्रेंड्स। जो हम काउंट करते हैं इसे मीटर कहते हैं। इनके मीटर काउंट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर एंडिंग साउंड्स, जब किसी चीज की अंत में रिपीट होता है अर्थात सेम साउंड होती है तो उसे राइम कहते हैं। जैसे हिंदी की हम बात करें या दोहा की बात करें, हिंदी में एक प्रार्थना हम कहते हैं, भय सक्त हमें तो दया न दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम जब जीवन सफल बना जावें। तो जावें जावें जो बाद में सिमिलर लाइन आ रही हैं उनको हम क्या कहते हैं? राइम कहते हैं, मतलब तुकबंदी। 30 नंबर दिया है, अप्लाइंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। पूछा गया है कि नॉन ह्यूमन थिंग्स चीज़ों पर मानवीय गुणों को कैसे लागू किया जाता है। तो ये कौन सी चीज़ होती है, कहाँ की जाती है? तो पर्सोनिफिकेशन में की जाती है। ये लिटरेरी डिवाइस में आ रहा है फ्रेंड्स। लिटरेरी मूवमेंट के साथ साथ लिटरेरी डिवाइस या उसमें भी ये दिया गया है। द रिपीटिशन ऑफ बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड्स, तो इसे एलिट्रेशन कहते हैं फ्रेंड्स, जो कि आरंभिक व्यंजन ध्वनियों की पुनरावृत्ति होती है। इसे एलिट्रेशन या अनुप्रास भी कहा जाता है। A comparison of unlike things without using a word of comparison such as like or as, मतलब किसी वस्तुओं का जो है कंपेरिजन करना, तुलना करना, किसका? बिना किसी शब्दों के यूज किए हुए, जैसे एज और लाइक, एज आदि शब्द ना होंगे, लेकिन दो असमान वस्तुओं की तुलना की जाएगी तो वो कौन होता हमारा? ये मेटाफर होता है। ट्रेड डिवाइस है फ्रेंड्स, फिगर ऑफ स्पीशीज से बोल सकते हैं। द कंपेरिजन ऑफ अनलाइक थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज, इनमें भी असमान दो चीज़ों की वस्तुओं की तुलना होती है, इसमें लाइक और एज शब्द यूज होते हैं, ये सिमिली कहलाता है। यूजिंग वर्ड्स और लेटर्स टू इमिटेट साउंड्स, मतलब वर्ड्स और लेटर्स का प्रयोग करके हम जो है एक साउंड को, एक आवाज को क्रिएट करते हैं, तो उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया इसकी फ्रेंड्स कभी कभी स्पेलिंग भी पूछ ली जाती है, इसका भी ध्यान रखें। 18 नंबर है, ए डिस्क्रिप्शन दैट अपील्स टू वन ऑफ द 5 सेंसेस। कहा गया है कि वर्णन जो 5 इंद्रियों में से किसी एक को आकर्षित करता है, तो वो डिस्क्रिप्शन होता है इमेजरी, मतलब कल्पना। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कल्पना। अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी विद प्लॉट, सेटिंग एंड कैरेक्टर्स, मतलब उस पोएम के बारे में पूछा गया है जो कथानक के बारे में, सेटिंग के बारे में, पात्रों के साथ एक कहानी होता है, तो उसे नैरेटिव कहा जाता है, मतलब कथा, इस तरह की एक नैरेटिव होता है। अब पोएम विद नो मीटर और राइम, जिस पोएम की कोई मीटर नहीं होता, कोई राइम तुकबंदी नहीं होती, उसे फ्री वर्स कहते हैं, मतलब मुक्त छंद, इसमें कोई छंद लागू ना हो। आजकल पोएम इसी तरह लिखी जा रही हैं फ्री वर्स में। अ पोएम दैट जनरली हैज मीटर एंड राइम, एक पोएम जिसमें मीटर और राइम का प्रयोग किया गया हो। मीटर राइम पर फ्रेंड वीडियो बनाएंगे, अब निश्चिंत रहिए, इससे समस्या आपकी हल हो जाएगी। तो इसे लिरिक कहा जाता है फ्रेंड, मतलब गीत। गीत वही होगा जिसमें राइम होगा, मीटर होगा, उसका सिलेबल यूज किए जाते हैं। 22 दिया, मार्गरेट एटवुड वाज बोर्न इन विच कैनेडियन सिटी।
तो पूछा गया है कि मार्गरेट एटवुड का जन्म कनाडा कौन से शहर में हुआ था? तो शहर का नाम था ओटावा। क्या नाम था? ओटावा। 23 नंबर है, विच वेल्स पोइट रोट अंडर मिल्कवुड? आपके लिए बताना है उस वेल्स पोइट का जिसने अंडर मिल्कवुड लिखा है। ये डायलन थॉमस की रचना है। हु रोट द हाउंड ऑफ द बेस्करवाइल्स? हाउंड ऑफ द बेस्करवाइल्स किसने लिखा है? तो आर्थर कैनन डॉयल ने इसे लिखा है। आर्थर कैनन डॉयल। 25 नंबर है, इसमें ब्लैंक दिया है, इज ए लेट 20th सेंचुरी प्ले रिटन बाय अ वुमेन? मतलब पूछा गया है कि 20वीं सदी के आखिरी में एक महिला द्वारा लिखा गया नाटक, तो ये क्या था? कैमिली। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 20वीं सदी के आखिरी में बाद में एक महिला द्वारा लिखा गया नाटक क्या था? का नाम था कैमिली। तो यहाँ कैमिली आ गया अपने। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स रोट हिस्टोरिकल नॉवेल्स? आप नीचे देखिए लिखा है कि कौन से जो राइटर्स हैं उसका नाम बताना है जिसने हिस्टोरिकल राइटर्स लिखे हैं। तो मोस्टली लिखा गया है सर वाल्टर स्कॉट एंड मारिया एडवर्थ। इसने लिखा है सर वाल्टर स्कॉट और मारिया एडवर्थ। हिस्टोरिकल उन्होंने नॉवेल्स लिखे। हु रोट 10 लिटिल नेगर्स? 10 लिटिल नेगर्स किसने लिखा है? तो ये अगाथा क्रिस्टी ने लिखा है। अगाथा क्रिस्टी। 28 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ जॉन कीट्स? इसमें बताना है कि जॉन कीट्स का कौन सा जो है वर्क नहीं है। तो देखिए एंडीमैन भी है, एंडीमैन, टू सम लेडीज ये भी है, टू होप ये भी है। इसका मतलब देखिए निगेटिव में निगेटिव है तो नन ऑफ द एबव आएगा। इनमें से कोई ऐसा नहीं जो नहीं लिखा हो, अर्थात ये सभी लिखे हुए हैं। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें भ्रम पैदा हो जाता है, कैंडिडेट्स के लिए गलत कर देता है। 29 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंग्लिश पोइट आई ई फ्रॉम इंग्लैंड? मतलब आपको छांटना है, फाइंड आउट करना है कि इसमें से उस पोइट को छांटना है जो इंग्लैंड से संबंध नहीं रखता है अतः इंग्लिश पोइट नहीं कहा जाता है। तो इसमें विक्टर ह्यूगो। कौन है? विक्टर ह्यूगो। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। Who was often called the romantic poet as most of his poems revolved around nature? पूछा गया है कि उस कवि का नाम बताना जो रोमांटिक पोइट माना जाता है और उसने अधिकांश कविताएं प्रकृति के आसपास घूमती हुई लिखी हैं, इर्द गिर्द प्रकृति के लिखी हैं, तो वो हैं श्रीमान विलियम वर्ड्सवर्थ। तो फ्रेंड्स आज के लिए 30 क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट्स अवश्य किया करें, आप कमेंट में कंजूसी करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस हैं। तो कमेंट्स अवश्य किया करें, लाइक शेयर किया करें और मित्रों को जरूर शेयर करें। थैंक्स।